वही है कि सिलेबस को समझे बिना तैयारी करना वैसा ही है जैसे शादी में बिना दुल्हन देखे मंडप में बैठ जाना। तो नतीजा क्या होगा आप खुद जानते हैं, आप खुद समझदार हैं क्या नतीजा होगा। ठीक वैसे ही अगर आप बिना सिलेबस पढ़े ही अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिना सिलेबस समझे, तो आपको पता ही है कि रिजल्ट क्या। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि एमपीपीएससी मेंस के लिए उसका सिलेबस समझना क्यों जरूरी है और उसको समझने से हमें क्या बेनिफिट होगा। ये मैं कोई भी हवाई बात या बेतुकी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने 2 साल लगातार एमपीपीएससी मेंस निकाला है और उसी आधार पर मेरा जो भी अनुभव है और जो भी मैंने उस टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाई, रणनीति बनाई, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी जो है तो एमपीपीएससी मेंस निकाल सकें। एमपीपीएससी की तैयारी बहुत बच्चे कर रहे हैं, कई बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कई बच्चे तैयारी शुरू करने वाले हैं। उनमें से कई बच्चों ने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है और कुछ बच्चे कोचिंग अभी ज्वाइन करने वाले हैं। तो मेरा उन सभी जो भी बच्चे हैं उन सबसे ये सवाल है कि क्या आप लोगों ने तैयारी शुरू करने से पहले या कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आप लोगों ने एक बार भी एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस को पढ़ा। पढ़ने से मतलब है यहाँ पे मेरा ये नहीं कि आपने एक नज़र देख लिया या उसको ये कि इसमें क्या है इसमें क्या है, ये नहीं। क्या आप लोगों ने ये चीज़ को समझा, उसका विश्लेषण किया कि एमपीपीएससी जो आयोग है उसने यही सिलेबस क्यों डिज़ाइन किया है और वो ये सिलेबस अगर डिज़ाइन किया तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मतलब ये सब्जेक्ट आखिर इसमें क्यों है, क्योंकि वो जो भी सिलेबस में है वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जो हमारी पोस्ट है उससे सबसे रिलेटेड ही है और हमारे कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का भी उससे पता चलता है। और ये हमें कब पता चलेगा, जब हम अच्छे से सिलेबस को डिकोड करेंगे या एनालाइज करेंगे। और कहते हैं क्योंकि बिना सिलेबस की सम्यक समझ के तैयारी करना बिना मानचित्र के यात्रा करने जैसा है। अब ये है कि कई बच्चे बोलते हैं आप इतना बता रही हैं सिलेबस के बारे में, तो ये सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि एमपीपीएससी मेंस सिलेबस जरूरी क्यों है, उसकी समझ क्यों जरूरी है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हम जिसके बारे में तैयारी करने जा रहे हैं, हम जिसके बारे में एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, अगर हम उसको ही नहीं अच्छे से समझेंगे, उसको ही पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग सब हेडिंग उसकी नहीं समझेंगे, बारीकी से नहीं समझेंगे, तो हम कैसे ये जानेंगे कि हमको आगे जाके किस अप्रोच के साथ में आंसर लिखना है वहाँ पे जो कॉपी है, आंसर कॉपी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए और हमारा मेंस निकल जाए इसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले सिलेबस की समझ। और एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहला और अनिवार्य स्टेप होता है वो क्या है, सिलेबस की साइंटिफिक एंड एनालिटिकल समझ। यानी कि जो सिलेबस है उसकी वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक समझ। यानी कि विश्लेषणात्मक क्या तब होगा जब आप उसको जो पॉइंट है उसको बार बार पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पॉइंट जो है तो इसके अंदर में क्यों है और मैं इसकी कैसे किस तरीके से तैयारी कर सकता हूँ, कैसे मैं आंसर राइटिंग करूँगा तो उस टाइम पे मेरी क्या अप्रोच होगी, मैं क्या सोच के आंसर लिखूँगा। ये सारी चीज़ें इसके अंडर में कवर होती हैं और इसीलिए एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि हमें अपनी जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी है वो किस डायरेक्शन में लेके जानी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बिंदुवार देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझ सकते हैं और अपने पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा बिंदु है वो ये है कि पाठ्यक्रम का सूक्ष्म विश्लेषण करें। यानी क्या करें, जो सिलेबस है उसका माइक्रो एनालिसिस करें। और एमपीपीएससी में आप सब जानते हैं कितने पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं। और ये जो भी 6 पेपर हैं GS 1 to GS 6, इनमें जो भी शब्द हैं उस सिलेबस में लिखे गए जो भी एक एक पॉइंट हैं वो सिर्फ एक पॉइंट और एक शब्द नहीं है, बल्कि उनमें ही जो है तो जो क्वेश्चन बनते हैं उनका क्या है, एक आपको पैटर्न और एक सूत्र आपको उसमें से मिल सकता है अगर आप ढूंढे तो। आप क्या करें, जो भी जितने भी हेडिंग्स हैं और जो उसकी सब हेडिंग्स हैं, आप हर एक हेडिंग को सब हेडिंग में डिवाइड करिए, जो उप शीर्षक होते हैं उनमें विभाजित कीजिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए क्या क्या आए हैं उसके हिसाब से क्या करिए, जो भी प्रश्न आ सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनका आकलन कीजिए, उनको एसेस कीजिए, असेसमेंट कीजिए, है ना। तो सबसे पहला क्या है कि पाठ्यक्रम का सूक्ष्म विश्लेषण कीजिए, यानी कि उसका माइक्रो एनालिसिस कीजिए। दूसरा बिंदु है पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों से तालमेल बैठाएं। ये तो सबसे जरूरी है। हमें इससे क्या होता है, एक हमें अनुभव मिल जाता है, हमें एक पता चल जाता है कि
कैसे पेपर आते हैं, एमपीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो कैसा है, और फिर जब हम उसको सिलेबस के साथ देखते हैं तो हमारा क्या हो, और ज़्यादा हमारे अंदर क्लैरिटी आती है माइंड में। इसीलिए, और आप जानते हैं कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो अभी भले बदला है 2024 में, लेकिन आप देखेंगे उसमें कई सारी चीज़ें वही हैं जो कि पहले के सिलेबस में थी। कुछ बदलाव हुआ है, जैसे सोशियोलॉजी को ज़्यादा कर दिया गया है ना, लेकिन सोशियोलॉजी पहले भी था लेकिन थोड़ा सा कम था, अब उसको ज़्यादा डिटेल कर दिया गया है। यानी कि एमपीपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, हिंदी, एथिक्स और ऐसे ये जो है ये हमेशा से रहे आए हैं, अगर आप देखेंगे, है ना। यानी इतना भी ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप जो पिछले साल के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर देखिए कि क्या पूछ रहा है एमपीपीएससी, किस तरीके से पूछ रहा है, और उनका उनका जो है तो उनका भी एनालिसिस कीजिए कि पुराने जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस कीजिए, देखिए कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस या कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं, या किस टॉपिक से, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, है ना, उसमें आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि जो बृहत स्नानागार है, द ग्रेट बाथ, उसके बारे में भी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं, मोहनजोदाड़ो के बारे में, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। आप ये सारी चीज़ों का एनालिसिस कीजिए, पढ़िए, और ये देखिए कि कौन से मतलब जो टॉपिक है या पार्ट है उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि अभी हो सकता है कि पहले थोड़ा इजी पूछा जा रहा हो लेकिन आने वाले टाइम में उससे और टफ टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको और ज़्यादा समय दीजिए। अब तीसरा बिंदु हमारा है कि विषयों को प्रायोरिटाइजेशन कीजिए, उनका विषयों का मतलब आप प्रायोरिटी दीजिए, उनका वर्गीकरण कीजिए कि आप सबसे पहले कौन से विषय पढ़ेंगे, कौन से विषय को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। हर विषय की उपयोगिता जो होती है ना वो समान नहीं होती है ना। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो हिंदी होता है, एथिक्स होता है, निबंध और एमपी, क्योंकि ये मतलब एमपी का ही एग्जाम है ये, मध्य प्रदेश का, है ना, इसलिए इसमें एमपी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, वेटेज दिया गया है। और हिंदी, एथिक्स और निबंध मिला के आपको मेंस में इससे बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के कंपैरिजन में इनमें ज़्यादा नंबर आपको मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए क्या कीजिए, इन सब्जेक्ट को, इन पेपर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कीजिए, इनको ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा अच्छे से इसमें अपनी समझ विकसित कीजिए। समझ तो आपको सब में विकसित करनी है, लेकिन इनको आप प्राथमिकता दीजिए पढ़ते टाइम, क्योंकि इसमें आप कम मेहनत में ज़्यादा अंक ला सकते हैं, है ना, इसलिए इसको प्रायोरिटाइज कीजिए और पेपर के कंपैरिजन में। और ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके अलावा आप जो नंबर आए हैं उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सारी चीज़ों को आपको लेकिन एनालाइज करना पड़ेगा। फिर हमारा चौथा बिंदु आता है, स्थैतिक और समसामयिक विषयों को पृथक रखें। यानी जो स्टैटिक डाटा रिलेटेड और जो करंट अफेयर्स होती हैं, है ना, इन सबको क्या कीजिए, आप अलग कीजिए। इसके लिए आप अलग टाइम निकालिए, अलग नोट्स बनाइए और इसको अलग से पढ़िए। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो भारतीय संविधान है और इतिहास है, ऐसे सब्जेक्टों के लिए क्या चाहिए आपको, स्टैटिक डाटा हो आपके पास, है ना, क्योंकि इनमें इतना चेंज नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, है ना, इसलिए आप क्या कीजिए, इसमें स्टैटिक डाटा को आप अलग कीजिए, और जो जैसे कि बजट हो गया, कोई भी योजनाएं हो गई, प्लान्स हो गए, है ना, रिपोर्ट्स हो गई, और करंट अफेयर्स हो गए, जो कि क्या है कि हमेशा बदलते रहते हैं। बजट जो है तो हर साल आता है, योजनाएं कई आती हैं हर साल, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि हमें मेंस में, अगर हम किसी भी जहाँ पास भी करंट अफेयर्स, उससे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है और अगर हम उसे मेंशन करते हैं तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर हमें 3 मार्क्स मिलने वाले हैं तो उसकी जगह पे हमें 5 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है जो इवेल्युएटर होता है उसके माइंड पे। तो यानी कि जो स्टैटिक और डायनामिक डाटा होता है जो कि हमेशा बदलता रहता है, इनको क्या कीजिए, अलग अलग पढ़िए। आप जानते हैं इतिहास, भारतीय संविधान, भूगोल, इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आप इनको अलग रखिए। और ये जो इकोनॉमिक्स में बजट, योजनाएं, रिपोर्ट्स और अधिकतर ये सब चीज़ें किस में आती हैं, इकोनॉमिक्स में आती हैं, इनको अलग कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप इन चीज़ों को। इससे क्या होगा, क्लैरिटी होगी। और ये कब समझ में आएगा आपको, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि आखिर ये सिलेबस में सब में क्या क्या अलग चीज़ें जो है तो कमीशन हमसे उम्मीद कर रहा है ना। और ये दोनों को जो पढ़ने की जो मेथड्स होते हैं, विधियाँ होती हैं, वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, इसीलिए आप इनको अलग कीजिए।
अब चलते हैं अगले बिंदु पे, उत्तर लेखन। उत्तर लेखन क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको भी पता है कि जो आंसर राइटिंग है वो क्या होनी चाहिए, जो आपसे पूछा जा रहा है उसी के बेसिस पे हो। अब आप कहेंगे तो बहुत साधारण सी बात है साधारण, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख रहे हैं लेकिन वही अप्रोच में नहीं लिख रहे हैं जो वो सिलेबस बनाया गया है, जिस उम्मीद के साथ कि बच्चे इस तरीके से, जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस तरीके से लिखेंगे। इसीलिए अभ्यर्थी जो होते हैं वो अवसर क्या कर अक्सर उत्तर लेखन में सिलेबस से अलग विषयों पर लिखने लगते हैं, यानी जो सिलेबस में दिया गया है उससे किसी और दिशा में भटक जाते हैं और उससे अलग ही मतलब लिखने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारे जो नंबर होते हैं तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है जो कि बच्चे कर देते हैं, उनसे मिस्टेक हो जाती है। और यही मिस्टेक कब कम होगी, जब आप सिलेबस को समझेंगे, बारीकी से देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब ये आपका जो मिस्टेक है और आपके जो एरर्स हैं वो कम होंगे और आपका मेंस निकलने का चांस ज़्यादा होता जाएगा। और आप जब भी आप वो लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो वो सिलेबस के किसी मतलब स्पेसिफिक जो बिंदु होता है उससे रिलेटेड होना चाहिए, इस स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है वो सिलेबस के ही किसी न किसी पॉइंट से आता है। तो आपको, अगर आपको सिलेबस अच्छे से याद है, रटा हुआ है, आपको कंठस्थ है, आपने उसको अच्छे से समझा है, तो आप समझेंगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्यों पूछा जा रहा है, ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उस टॉपिक के साथ उसको जोड़ के लिख पाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, ज़्यादा नंबरिंग, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये इससे भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। फिर छठवां बिंदु है माइक्रो टॉपिक्स को, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो माइक्रो टॉपिक्स हैं, यानी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको क्या कीजिए, लिस्ट कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए आप उनको। जैसे अब आप देख सकते हैं कि जैसे जीएस पेपर 3 है, उसमें टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, उसमें कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन, पेरिस एग्रीमेंट, और ऐसे ही कई बहुत सारे माइक्रो टॉपिक्स हैं। इन सबको क्या है, आपको पहचानना है, इन सब के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना, और इस पर यह ध्यान देना है कि अब जैसे क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आप पढ़ेंगे, उससे कैसे निपटना है पढ़ेंगे, क्या क्या किया जा रहा है ना। उसमें क्या होता है कि कई कॉप होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जैसे ये पेरिस एग्रीमेंट भी COP21 का ही रिजल्ट है। तो आपको क्या करना है, हम करंट के साथ इसको जोड़ना है, क्यों, क्योंकि हर साल जो है तो कॉप होता रहता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आपको इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया और अगर आप लिखते हैं कि अभी हाल ही में जो है तो ये यहाँ पे हुआ है, कॉप हुआ है, तो उससे क्या होगा कि जो चेकर है उसके मन में एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो भी सब्जेक्ट के हैं, जैसे कि हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, आप उन सबको जो है तो छोटे छोटे टॉपिक्स को लिस्ट कीजिए और एक लिखिए, इसका प्रॉपर एक नोट्स बनाइए सिलेबस का। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम में। फिर है सातवां, अगला बिंदु है सातवां, शासन दृष्टिकोण अपनाएं। आपको क्या बनना है आगे चल के, एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है। आपको किसके लिए काम करना है, शासन की व्यवस्था बनानी है आपको, है ना। तो आपको कैसे सोचना है, शासन का ही दृष्टिकोण अपनाना है आपको। और एमपीपीएससी क्या है, एक प्रशासनिक सेवा परीक्षा है, वो हमें क्या ढूंढ रहा है, प्रशासनिक अधिकारी के गुण की उम्मीद रख रहा है ना, कि हमारे अंदर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के क्वालिटीज होनी चाहिए। इसलिए जो आपका उत्तर है और जो आपका अध्ययन है, जब आप अच्छे से उसी दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तभी ना उसी दृष्टिकोण से आंसर लिखेंगे। इसलिए आपका पढ़ते टाइम और आंसर राइटिंग करते टाइम जो आपका विजन है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो कैसा होना चाहिए, हमेशा विकासोन्मुख, यानी कि डेवलपमेंट वाला होना चाहिए। आप हमेशा किसी भी चीज के विकास के लिए सोचें, डेवलपमेंट के लिए सोचें, लोकहितकारी हो, मतलब कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके, हित हो जिसमें लोगों का, ऐसे चीज़ें के बारे में आप सोचेंगे, है ना। और नीति संगत होना चाहिए, मतलब हमेशा वो चीज़ सही होनी चाहिए, नीति के अनुसार होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है तो आपके अंदर में होनी चाहिए। और ये कब होंगी, जब आप सिलेबस को समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर एमपीपीएससी आयोग जो है तो उसने ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया है, तो वो क्या क्या हमारे अंदर क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर आप इस दृष्टिकोण से सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। कहाँ बनेगी, आपके आंसर कॉपी में। वहाँ पे कुछ भी नहीं, जो चेकर होते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, वो सिर्फ क्या जानते हैं, आपने जो कॉपी में लिखा है
और वो आपकी कॉपी ही आपका इम्प्रेशन वहाँ पे बनाएगी। इसीलिए कॉपी में आप जो भी लिख रहे हैं उससे पहले आपका पढ़ते टाइम ही अगर दृष्टिकोण ऐसा है कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, अगर आप ऐसा मान के पढ़िए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं इसमें क्या करूँगा, या मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं क्या करता, है ना। इसलिए आपको हमेशा ऐसा ही विजन बनाना है, ऐसा ही आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, डेवलपमेंट वाला, लोगों के हित के बारे में सोचने वाला, और जो कि नीति संगत हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पे। एमपी स्पेसिफिक कंटेंट। एमपी स्पेसिफिक कंटेंट क्यों आया? अरे भाई क्यों? क्योंकि ये तो किसका एग्जाम है? एमपीपीएससी किसका है? एमपी स्टेट का है, और इसमें आधे से ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है? हमको एमपी के बारे में पढ़ना है। तो अगर एमपी की ही अगर अच्छे से हमें समझ नहीं होगी, हम अच्छे से उसके बारे में तैयारी ही नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिजल्ट है वो कम होगा। इसीलिए एमपी का जो भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, पंचायती व्यवस्था, उसकी जो योजनाएं हैं एमपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो लॉन्च की गई हैं, उनको आपको क्या करना है? अच्छे से उसकी समझ बनानी है। और जो आपके साथ में है सामान्य मतलब कि प्रतियोगी, जो कि ज़्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन एक अच्छे से, एक प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनसे आपको क्या करना है? अपनी एक अलग पहचान बनानी है। और इसके लिए क्या करना है? आपको एमपी के बारे में A to Z नॉलेज होना चाहिए। एमपी के बारे में तो प्री और मेंस दोनों में ही आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मेंस के लिए आपको एमपी का जो मैप है वो बहुत अच्छे से बनाते आना चाहिए। सारी चीज़ें एमपी के मैप में कौन सी जगह कहाँ पे है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कब होगा? जब आप बार बार एमपी का मैप देखेंगे। आप एमपी का मैप जरूर अपने रूम में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पास लगाएं और एमपी के मैप को देखें, और एमपी के मैप को बनाने की और इंडिया के मैप को भी बनाने की हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सारे बिंदु बताए कि कैसे आप जो है तो सिलेबस को समझ सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इसको नहीं समझ के कर रहे हैं, सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, सारी चीज़ें आज इस वीडियो पे मैंने कवर की है। और ये वही है कि सिलेबस को समझे बिना तैयारी करना वैसा ही है जैसे शादी में बिना दुल्हन देखे मंडप में बैठ जाना, तो नतीजा क्या होगा आप खुद जानते हैं, आप खुद समझदार हैं क्या नतीजा होगा। ठीक वैसे ही अगर आप बिना सिलेबस पढ़े ही अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिना सिलेबस समझे, तो आपको पता ही है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।